Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को स्टार्ट करना है। यानी अगला जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वो सारा ऑलमोस्ट ह्यूमन से रिलेटेड ही है और आप कह सकते हैं एमडी कैट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में जो मेन स्ट्रक्चर है वो लंग्स हैं। फिर उसके बाद जो एयर पैसेज है, तो एयर पैसेज का बेसिकली फंक्शन क्या है कि हमारी जो हवा है वो जो बाहर मौजूद है जिसने अंदर जाना है वो उस जगह तक चली जाए जिसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की डिटेल हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऐसी सरफेस है जहां हवा और खून के दरमियान यानी एयर और ब्लड के दरमियान में गैशियस एक्सचेंज होगा। एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आएगी। ठीक हो गया। तो इन मैन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स, एयर पैसेज which is responsible to carry oxygen to the respiratory sites। तो रेस्पिरेटरी साइट्स वो साइट्स होती हैं जहाँ गैशियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड। उसके बाद एयर पैसेजवेज यानी जब हम सांस लेते हैं और अंदर लेके जाते हैं तो वो हवा किन किन रास्तों से गुजरती है। तो उसकी बाद दफ़े ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ राइट द नेम्स ऑफ एयर पैसेजवेज कि हमारे पास उन रास्तों के नाम लिखे जहां से हवा गुजरती है जब वो सांस अंदर जाता है। तो सबसे पहले जो हवा इंटर होती है वो नॉस्ट्रल्स के जरिए से इंटर होती है। फिर उसके बाद नाक का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको नेजल कैविटी कहा जाता है उससे गुजरती है। फिर उसके बाद फेरिंक्स जिसको थ्रॉट भी कहा जाता है उससे गुजरती है। उसके बाद फिर हवा की नाली स्टार्ट हो जाती है और हवा की नाली का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लेरिंक्स कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है। अच्छा, लेरिंक्स एक हवा की नाली है और नाली का जो सुराख है ये वाला, जैसे ये नाली है, इसका जो सुराख है ये ग्लॉटिस कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं ग्लॉटिस है क्या, द ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ठीक हो गया। ट्रेकिया विंड पाइप हवा की नाली को कहा जाता है। उसके बाद जो ही हमारे पास मिड ऑफ द चेस्ट ये ट्रेकिया पहुंचता है तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई मजीद छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड होते हैं, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट्स आते हैं, फिर एल्व्यूलर सैक आते हैं। फिर उन एल्व्यूलर सैक में छोटे छोटे काफ़ी सारे एल्व्यूलाई होते हैं और जहाँ गैशियस एक्सचेंज होते हैं। बहरहाल ये सारे स्ट्रक्चर हमने डिटेल के साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अच्छा, ये अगर कोई स्टूडेंट का ख्याल है कि ये हमने जो एयर पैसेज वे इसमें तो लंग्स का नाम ही नहीं आया, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है ये लंग्स का के अंदर मौजूद होता है, लंग्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर से मिलके लंग्स बने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो नेजल कैविटी के बारे में पूछा जा सकता है कि नेजल कैविटी है क्या। तो हमारे जो नोज के अंदर वाली कैविटी है वो नेजल कैविटी कहलाएगी और इसकी जो दीवार है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि इसकी दीवार के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का कवर चढ़ा होता है और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, यानी ऐसी एपिथेलियम जिसमें सीलिया लगे होते हैं। सीलिया, ठीक है, की वजह से जो सेल्स की अपर सरफेस है वो इस तरह मूव कर रही होती है। तो इसकी वजह से स्वीपिंग में फ़ायदा होता है। जो मुख्तलिफ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स हैं कि उनकी मूवमेंट में फ़ायदा होता है। तो नेजल कैविटी इज लाइंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नेजल कैविटी की जो अंदर वाली दीवार है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग लिपटी होती है और उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम लेयर ऑफ सेल को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद ईच नेजल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजेस। अगर अंदर की बात करें तो अंदर की जो हमारे पास इंटरनल नोज है उसकी जो हड्डियां हैं वो इस अंदाज में बाहर निकली होती हैं नेजल कैविटी के अंदर कि 3 रास्ते बनते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इंटरनल नोज की जो बोन्स हैं जब वो बाहर की तरफ उभरती हैं, उभरी हुई होती है, तो 3 रास्ते से बन जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बनने 2 रास्ते चाहिए, लेकिन ये जो 2 रास्ते हैं ये जो हमारी जो नेजल कैविटी है उसके डीप जाके ना ये आप कह सकते हैं एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है, खाली जगह। यानी ये दोनों रास्ते एक रूम के अंदर खुलते हैं और उस रूम में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं। उन प्रोजेक्शन की वजह से वो जो नेजल कैविटी है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड नजर आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नेजल कैविटी का इंट्रोडक्शन था। अब नेजल कैविटी का फंक्शन है।
तो सबसे पहले नेजल कैविटी में हवा इंटर होती है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स के जरिए से। अब जो लार्जर डस्ट पार्टिकल जो एयर के साथ आते हैं उनको जो हमारी नेजल कैविटी के अंदर हेयर है, जैसे आपने देखोगे नाक के अंदर जो बाल होते हैं और जो म्यूकस जो अभी हमने बात की, वो बड़े बड़े पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप अंदर कैसे फिल्टर किया जाता है, तो हेयर के ज़रिए से और नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से। जब हवा नेजल कैविटी से गुजर रही होती है तो इसको मॉइस्ट किया जाता है, वार्म गर्म किया जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 है। ठीक है, अगर सपोज ठंडी हवा अंदर जाए तो हमारे लंग्स के सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से जो नेजल कैविटी, इस वजह से निमोनिया के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को अक्सर आमतौर पे ठंडी हवा से बचाया जाता है। वजह क्या, वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो ठंडी हवा जाके उनके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन काज करती है। तो इस वजह से नेजल कैविटी का फंक्शन ये है कि हवा को गर्म रखा जाए। ठीक, जब हम मुंह के ज़रिए से सांस लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से नाक के ज़रिए से जो सांस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और फिल्टर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल को भी फिल्टर करती है, और ये सारा काम किस वजह से हो रहा होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा होता है जो नेजल कैविटी के अंदर लिपटी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब नेजल कैविटी से हवा गुजरती है तो फेरिंग्स में जाती है, और फेरिंग्स के लिए दूसरा वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रोट, गला, या इसको हलक भी कह सकते हैं। तो ये भी एक मस्कुलर पैसेज है लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार, जितने भी हमारे पैसेजेस हैं उनके अंदर वाली दीवार हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन से लिपटी हुई, जितनी भी नालियाँ हैं। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि जब चीज़ें उन नालियों के दरमियान से गुजरती हैं तो वो सेल को डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ट्यूबुलर है, तो उनके अंदर की दीवार भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लिपटी होती है। हमारे जो यूरिटर्स हैं वो ट्यूबुलर है, मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन उनमें भी मौजूद होती है। यानी जो जितनी भी नालियाँ मौजूद हैं हमारे, आप कह सकते हैं, जहाँ से वो चीज़ें गुजरनी है जो बाहर से आ रही हैं या अंदर से बन के, तो उन सारी आमतौर पे सिस्टम्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वजह क्या है, ताकि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर से पार्टिकल गुजर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है तो इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ताकि जो चीज़ें यहाँ से गुजर रही हैं अगर उनमें कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ है जो नुकसान पहुँचाने वाली है, वो सेल्स को नुकसान ना पहुँचा सके। तो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन ये हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे सेल्स को बचाता है मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल पार्टिकल्स से। ठीक हो गया, तो थ्रोट, यानी यहाँ नेजल कैविटी के बाद फिर हलक आ जाते हैं। अच्छा, हलक, ये थ्रोट, ये गला भी आप इसको कह सकते हैं, या साइंटिफिकली इसको फेरेंस कहा जाता है। जो ही हलक के अंदर चीज़ आती है तो आपको पता है कि आगे जाके फिर हमारी दो नाली हैं, एक खुराक की नाली, एक हवा की नाली है। ठीक, हवा को हवा की नाली में जाना चाहिए, खुराक को खुराक की नाली में जाना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 में भी इसकी काफ़ी सारी डिटेल है। एक टॉपिक है स्वेलिंग का, उसमें सारी डिटेल है कि जो खुराक मुंह के ज़रिए से अंदर जाती है वो हवा की नाली में क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हवा की नाली के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, यानी ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, कवरिंग होती है, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ भी एक मिथ है। ठीक है, आमतौर पे समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एपिग्लॉटिस है, ये हवा की नाली है, तो एपिग्लॉटिस इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है तो उसके नीचे ये बातें सारी लिखी हुई हैं कि एपिग्लॉटिस कभी भी उसको मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करता है। तो इस वजह से ये बात लिखी हुई है कि कॉमनली हेल्ड बिलीव कि ये जो आमतौर पे ख्याल किया जाता है जो एपिग्लॉटिस है वो उसको कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, ये ख्याल गलत है। ड्यूरिंग स्वेलिंग एपिग्लॉटिस मूव्स डाउन, आमतौर पे आवाम का ख्याल है कि एपिग्लॉटिस नीचे आता है, लेरिंक्स के ऊपर उसको बंद कर देता है। व्हेन फूड इज स्वेल्ड, जब फूड निगली जा रही होती है, इज नॉट क्वाइट ट्रू, ये बात गलत है। ठीक है, आमतौर पे क्लोजर इज नेवर कंप्लीट, कि क्लोजर मुकम्मल तौर पे होता ही नहीं, यानी वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करता, पार्टली क्लोज होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ क्लोजर इज डिटरमाइंड बाय, कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि कितना ज़्यादा उसको बंद करेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस को डिस्कस करें, सबसे पहले आपने देखोगा ये जो मैं ड्रा की, ये टंग ड्रा की है,
तो हमारा जो टंग है वो आमतौर पे हलक में जुड़ी हुई होती है, ये मस्कुलर ऑर्गन। तो इसके ऊपर जब फूड का पार्टिकल बनता है जिसको बोलस कहा जाता है, चैप्टर 12 का पार्ट है ये सारी बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास मूव करती है अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे आना शुरू हो जाती है। ये सारी जो जुबान है वो पीछे आना शुरू हो जाती है, यानी ऐसे जो ही ये पीछे की तरफ आती है, ये मैंने एपिग्लॉटिस ड्रा किया है, ये लेरिंक्स है, इसके अंदर की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहेंगे, ये फिर ट्रीकी आ जाते हैं, ये एसोफेगस है, ठीक हो गया। यानी ये एसोफेगस है, खुराक की नाली है, ये आप कह सकते हैं लेरिंक्स है, और इसकी अंदर की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहेंगे, तो ये एपिग्लॉटिस होगा। तो ये सिंपल सी पिक्चर, ये टंग है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब ज़ुबान पीछे की तरफ आती है तो ये जो एपिग्लॉटस है, ये जो आमतौर पे वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो ये आमतौर पे हॉरिजॉन्टल, अगर ये टंग थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ जाए तो ये लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक हो गया, ऐसे लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो पहला काम क्या है कि बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, जब जुबान पीछे की तरफ आती है, फोर्सिंग द एपिग्लॉटिस, वो एपिग्लॉटिस को फोर्स करेगी, वो हॉरिजॉन्टल और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ काफ़ी सारा गैप है, इस गैप के ज़रिए से खुराक अंदर जा सकती है, तो ये मज़ीद नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ है। तो ये क्या होगा कि जो हमारे पास लेरिंक्स है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, और ये इतना ऊपर नहीं जाता कि ये मुकम्मल तौर पे एपिग्लॉटिस के साथ जुड़ जाए, नहीं, थोड़ा सा गैप फिर भी रहता है, थोड़ा सा गैप फिर भी रहता है, यानी एपिग्लॉटिस के पीछे छुपता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे जैसे ढक्कन बंद करते हैं वैसे बंद नहीं होता, ठीक है। तो दो काम हुए, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग हुई जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस हॉरिजॉन्टल और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, नंबर 1। दूसरा काम क्या हुआ, लेरिंक्स ऊपर की तरफ आया और एपिग्लॉटिस के नीचे जाके बैठ गया, उसके साथ अटैच नहीं हो, नीचे जाके बैठ गया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये पार्शली क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन ये पार्शली क्लोज होने के बावजूद जो फूड है वो कभी भी लेरिंक्स में इंटर नहीं होती, क्योंकि जब फूड का नवाला नीचे आता है फेरिंक्स के अंदर तो एपिग्लॉटिस से टकरा के ये एसोफेगस में चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है, और ये सारा प्रोसेस इनवॉलंटरी हो रहा है, यानी हमारा वो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो इसको कंट्रोल करता है, हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता। भाई हम उस एपिग्लॉटिस को कहेंगे भाई तूने जाके ये काम करना है, ऐसे नहीं होता, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी खुद इसको रिस्पॉन्ड करती है। तो फूड डज नॉट इंटर थ्रू द पार्टली क्लोज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का मतलब क्या है, जो लेरिंक्स की ओपनिंग है उसको कहा जाता है, हवा की नाली का जो सुराख है उसको ग्लॉटिस कहा जाता है। तो फूड कभी भी पार्टली क्लोज ग्लॉटिस में इंटर नहीं होती, मुकम्मल तौर पे कभी भी क्लोज नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्ट और ना ही सांस रुकता है, क्योंकि बिकॉज जो एपिग्लॉटिस है वो डाइवर्ट्स द फूड, वो फूड मैस को डाइवर्ट करता है टू वन साइड ऑफ एसोफेगस, वो एक एसोफेगस की एक तरफ इसको डाइवर्ट कर देता है सेफली डाउन टू द, तो आसानी से खुराक किसमें चली जाती है, एसोफेगस में चली जाती है। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास जो एपिग्लॉटिस है वो जाके एपिग्लॉटिस आमतौर पे ग्लॉटिस को बंद करता होगा, ये गलत है। एपिग्लॉटिस अपनी जगह पे सिर्फ थोड़ी सी पोजीशन बदलता है, जो लेरिंक्स होता है वो उसके नीचे आके बैठता है, फिर जो फूड है वो यहाँ से डाइवर्ट होके एसोफेगस में जाती है, ये ट्रू कॉन्सेप्ट है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये आमतौर पे डायग्राम के नीचे ये बात लिखी हुई है, इस वजह से स्टूडेंट इस बात को आमतौर पे मिस कर देते हैं, और ये एंट्री टेस्ट बनाने वाला जो, यानी एंट्री टेस्ट के पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है उसके लिए तो ये फेवरेट जगह होती है, ख़ासतौर पे जो डायग्राम की साइडों में चीज़ें लिखी होती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आधा हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।